जय हिंद दोस्तों, मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सी टेट एम पी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट नंबर 8 लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसके पहले हमने इस सीरीज के 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, सी टेट एम पी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की प्लेलिस्ट में जाइए और इन सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में जो भी अभी दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी। चलिए समय व्यर्थ किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दो सम संख्याओं और दो विषम संख्याओं का योगफल होता है। ठीक है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि दो सम संख्या और दो विषम संख्या क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो सम संख्या और दो विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए दो सम संख्याएं, देखिए आप एक फॉर्मूला याद रखिए, एक सूत्र याद रखिए, या आप एक परिभाषा याद रखिए कि दो सम संख्याएं जो होती हैं और दो विषम संख्याएं का योगफल जो होता है सदैव एक सम संख्या होती है। ठीक है, देखिए चाहे आप या तो दो सम संख्याओं का योग कर लीजिए या दो विषम संख्याओं का योग कर लीजिए, उनका योग हमेशा क्या होगा, एक सम संख्या होता है। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए दो सम संख्याएं क्या है, मान लो 1 2 हैं और एक हम ले लिए क्या 100। ये क्या है, दो सम संख्या है, तो इसका कितना आ गया 102। इसी प्रकार हम एक क्या ले, ये क्या हो गया, ये सम संख्या हो गई, सम संख्या। और दूसरा क्या ले लेते हैं हम, विषम संख्या है। विषम संख्या एक है प्लस 101, ये क्या है विषम संख्या है, तो क्या आ गया 102। तो ये क्या आ गया, ये देखिए ये दोनों क्या आ गए, ये दोनों सम हो गए, ये दोनों क्या हैं, सम है। तो क्या होते हैं, दो सम संख्याओं और दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है, एक सदा एक सम संख्या होती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोलता है, केक के एक आयताकार टुकड़े को 4 समान भागों में काटा जाता है। इनमें से एक भाग को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार प्राप्त एक भाग को पुनः 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो सबसे छोटा भाग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ने में लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया है आप सीधा सिंपल वैसे इसको हल करते चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या बोलता है, केक के एक आयताकार टुकड़े को, ठीक है, केक के एक आयताकार टुकड़े को 4 समान भागों में बांटा गया है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक केक है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक केक है। क्या है, एक केक है, मतलब एक पूरी इकाई हो गई अपनी। ठीक है, तो इसमें प्रश्न अनुसार क्या बोला है, 4 समान टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े का कितना भाग होगा। 4 समान टुकड़े करना है तो कितना हो जाएगा, ये एक क्या होगा, एक पूरा केक हो गया, इसका 4 समान टुकड़ा करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है कि पुनः एक भाग के 2 समान टुकड़े करने पर, मतलब क्या है कि इसके पुनः 2 टुकड़े करने पर तो क्या आ जाएगा 1/2 गुणे 4, क्योंकि 4 तो अकेला था, 4 तो यहाँ से मिला अपने को, 2 टुकड़े करना है तो कितना आ गया, इसके 2 टुकड़े करना तो 1/2 हो गया। तो इसको टोटल में क्या लिख लेंगे, मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये 1/2 और गुणे 1/4 ऐसा लिख सकते हैं। फिर क्या बोला, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख लें, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए आप 1/8। ठीक है, हो जाएगा। फिर क्या बोला है, अब क्या बोला है वह पुनः प्राप्त भाग के 4 समान टुकड़े करने पर, मतलब ये जो मिला है अपने को 1/8 मिला है, अब इसके पीछे कितने भाग करना है, 4 समान भाग करना है तो कितना हो जाएगा 1/4 गुणे 1/8, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों ये मिला कितना हो गया, ये हो गया 1/32। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, तो सबसे छोटा भाग होगा, सबसे छोटा भाग क्या हो गया 1/32 हो गया अपना। ऑप्शन में देखिए क्या है 1/32, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जीवन एक आयत में जिसे 100 समान वर्गों में विभाजित किया गया है, 1 से 100 तक संख्या लिखता है। मीनू इसमें 8 के सभी गुणनों को पीला रंग से छायांकित कर देती है। महीन इनमें 9 के सभी
गुणजों को हरे रंग से छायांकित कर देता है। इस आयताकार व्यूह में सबसे बड़ी संख्या है जिसमें दोनों रंग भरे गए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने में ज़रूर बड़ा है, लेकिन आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो ये आपका क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होगा। इसीलिए बोलता हूँ आप जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में करा रहा हूँ आप उसको डेली देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके मैथ पैड होगा जिससे 30 नंबर कहीं नहीं गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या वो कहता है कि जीवन के एक आयत में जिसमें 100 समान वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 100 समान वर्गों में मीनू 8 के सभी गुणजों को पीले रंग से छायांकित करिए। तो देखिए पहले हम 1 से 100 तक की संख्या में 8 के गुणज क्या क्या है वो उसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले हम क्या लिखना है, मीनू इसमें 8 के सभी गुणजों को पीले रंग से छायांकित करती है। तो पहले हम क्या लिखेंगे 1 से 100 तक में 8 के जो गुणज होंगे वो संख्या लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे महीन इसमें 9 के सभी गुणजों को हरे रंग से भरती है। तो इसमें फिर जो 9 के गुणज होंगे उनको लिखते हैं। तो देखिए चलिए पहले 8 के गुणज लिखते हैं। तो 8 के गुणज क्या कहता है, 8 का गुणज क्या होता है, 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 छः को 32, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 सत्ती 56, 8 अठाई 64, 8 नाम 72, 8 दहम 80, फिर 88 और फिर 96। ठीक है, ये क्या हो गए आपके 8 के गुणज हो गए कितनी संख्या 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में। ठीक है, ये क्या हो गया आपके 8 के हो गए। फिर हम क्या लिखते हैं 9 के लिखते हैं। तो 9 के लिखेंगे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99। ठीक है, ये क्या हो गए 8 के हो गए ये, और ये किसके हो गए ये 9 के हो गए। फिर क्या बोला है कि इस आयताकार व्यूह में सबसे बड़ी संख्या जिनमें दोनों रंग भरे हुए हैं। तो देखिए 8 है क्या, 8 है क्या दोनों में नहीं है, 16 नहीं है, 24 भी नहीं है, 32 भी नहीं, 40 भी नहीं, 48 भी नहीं, 56 भी नहीं, 64 भी नहीं, 72। ये देखिए 72 और ये 72, तो ये क्या दोनों रंग है, ये पीला रंग भी है और ये हरा रंग भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा 72, क्योंकि 72 क्या है दोनों रंग है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x और y दो समान संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनका योगफल 110 है और इनका अंतर 100 है, तो क्या होगा, संख्याओं का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा। तो देखिए आपने पिछली कक्षा अगर हमारी देखी हैं तो इस तरह क्वेश्चन हमको बता चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं x और y का हमें सीधा यहाँ पे मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिख दें, x प्लस वाई बराबर कितना है 110, और x माइनस वाई बराबर कितना है 100। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो गया x वाई कट गया तो क्या हो गया 2x बराबर कितना हो गया, ये आपस में जुड़ गए तो कितना हो गया ये 210 हो गया, ऐड हो गया ना। तो x बार कितना आ गया, x बार कितना आ गया 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 105। ठीक है, याद रखिए x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 105। चलिए तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चूँकि x प्लस वाई बराबर क्या है 110 है, x की वैल्यू कितनी मिली थी 5 मिली थी, x की वैल्यू हमें 105 मिली थी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या लिख देते हैं यहाँ पे 105 प्लस वाई बराबर 110। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, ये 105 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, 5 कितने हैं आपका ऑप्शन नंबर 2, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया 200 105। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक विभाज्यता का नियम बताया था, अगर आपने पिछली कक्षाओं को देखा है कि 9 से वही संख्या विभाजित होंगी कि जो दी हुई संख्याएं अगर उनका योग 9 से विभाजित होता हो। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, क्या 9 से विभाजित है, इसको जोड़ लेते हैं। कितना है 2 + 6 + 1 + 3 + 4 + 5।
तो कितना 5 4 9, 9 3 12, 13, 13 6 19, 19 2, 19 2 21, ये 9 से विभाजित क्या है? 21 9, 21/9 विभाजित क्या? नहीं है, पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 2 को जोड़िए, कितना गया? 2 1 3, 3 6 3 9, 9 3 12, 1 13 और 13 5 18, 18/9, ये क्या हो गया? 9 से विभाजित हो गया, तो आपको आगे हल करने की जरूरत ही नहीं, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऑप्शन नंबर हो गया आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अक्षर H में बने सभी कोणों का योगफल बराबर है। अक्षर H होता है जो आपका, चलिए यहाँ पे अक्षर H बनाते हैं। क्या होता है? एक त्रिभुज के कोणों का योगफल के बराबर होता है, एक चतुर्भुज के अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण के समकोण के बराबर होता है, एक समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष पर बने कोण के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है, देख लेते हैं, H बना के देख लेते हैं। ये क्या होगा? H हो गया, ये H हो गया। देखिए H हो गया, तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो ये कितने का है? 90 डिग्री का है। ये कितने का है? 90 डिग्री का है। और ये कितने का है? 90 डिग्री का है। और ये कितने का है? 90 डिग्री। मतलब चारों कोण कितने डिग्री के? 90 डिग्री के हैं। तो क्या बोला है? H में बने सभी कोणों का योगफल करिए। तो कितना है? 1 2 3 4 9 चौको 36, 360 डिग्री। अब देखिए 360 डिग्री किस में आता है? एक त्रिभुज के कोणों का योगफल के बराबर। गलत है, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है, तो ये ऑप्शन पहला गलत हो गया। दूसरा क्या होता है? एक चतुर्भुज के अंतः कोणों के योगफल के बराबर। बिल्कुल सही है, जो चतुर्भुज होता है उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 90 90 90 और 90, तो इसका कितना हो गया? 9 36, 360। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या पूछा? एक समकोण त्रिभुज के कर्ण के सम्मुख, ये नहीं होगा। जब ऑप्शन नंबर 2 आपको सही होगा तो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन लगाने की जरूरत ही नहीं बची। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक 12 घंटे वाली घड़ी में 9 AM पर मिनट की सुई के सिरे और घंटे की सुई के सिरे के बीच की दूरी क्या होगी यदि मिनट की सुई की लंबाई 4 सेंटीमीटर और घंटे की सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला है। ये क्या है? सीधा सिंपल, आपको पाइथागोरस प्रमेय आपने 10वीं में पढ़ा है, तो सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको शब्दों में घुमाया जा रहा है। तो क्या बोला? एक 12 घंटे वाली घड़ी में 9 AM पर मिनट की सुई के सिरे और घंटे की सुई के सिरे के बीच की दूरी क्या होगी? चलिए देख लेते हैं। और यदि मिनट की सुई की लंबाई 4 सेंटीमीटर और घंटे की सुई 3 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे। ये त्रिभुज क्या हो गया अपना? AB और ये C, अपना त्रिभुज ABC हो गया। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोला कि 9 बजे मिनट की सुई, 9 बजे मिनट की सुई या घंटे की सुई क्या होती है के बीच की दूरी क्या होगी यदि मिनट की सुई की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनट की सुई इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और घंटे की सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लिए, तो क्या होगा? वो दोनों क्या होगी? तो दोनों क्या एक समकोण बनाएंगी। ठीक है, तो इसमें सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो गया अपना? इसको अपन को फाइंड करना है। तो पाइथागोरस में क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग क्या हो गया? AC। यहाँ पे क्या हो गया? AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या हो गया? CB का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया? AB का स्क्वायर, यहाँ पे AB का स्क्वायर। तो CB क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस AB 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 4 चक्कू 16 और प्लस 3 का 9, 16 25 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 25 हो गया। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? इधर अंडर रूट में जाएगा 25, इसका क्या हो जाएगा? 5। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको बड़ी सतर्कता से उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों की गणितीय चिंतन को दर्शाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के गणितीय चिंतन को दर्शाता है। ठीक है, क्या बोला है, बच्चों के गणितीय चिंतन को दर्शाता है। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आपको मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन रखे हुए हैं। मैं आपको 100% बता रहा हूँ। इसका मैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन एक साथ लेके आऊँगा, जिसमें आपको करवाऊंगा और उसको आपको याद रखना है, क्योंकि इससे आपको 5 से 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बच्चों के गणितीय चिंतन को दर्शाता है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, गणितीय अवधारणाओं की सटीक परिभाषा देने की योग्यता। नहीं, ये तो चिंतन को नहीं दर्शाता। दूसरा क्या बोलता है, सही सूत्रों तथ्यों को स्मरण करने की योग्यता। ये भी बिल्कुल बच्चे की क्या है, कौन सा बच्चे गणितीय चिंतन को दर्शाता। नहीं, ये तो चिंतन को नहीं दर्शाता। तीसरा कहता है शीघ्र गणना की योजना को योग्यता है। ये बिल्कुल नहीं, ये तीनों नहीं दर्शाते। चौथा कहता है गणितीय प्रक्रिया विधियों को समझाने की योग्यता। बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चों के गणित का चिंतन कैसे बढ़ेगा, जब उसे गणित की अनेक प्रकार की विधियों का क्या करेगा, समझेगा और उस पर सवालों को हल करेगा, तभी क्या होगा, बच्चे की गणितीय चिंतन का विकास होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ गणित में कम उपलब्धि वाले विद्यालयों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ेगी। युक्तियाँ गणित में कम उपलब्ध करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, विद्यार्थियों की रुचि पर केंद्रित गतिविधियों का उपयोग करना। दूसरा कहता है एकल कार्य सत्र में अभ्यास संख्याओं की संख्या को कम करना। चौथा क्या बोलता है, केवल सबसे कठिन समस्या निर्दिष्ट करना। और चौथा क्या कहता है, शिक्षक निर्देशित अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय आवंटित करना। देखिए इसमें अपना विकल्प नंबर 3 जो कहता है केवल सबसे कठिन समस्या निर्दिष्ट करना, ये क्या है, विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि आपसे यहाँ पे पूछा हुआ क्या है, उपयुक्त नहीं है। इस शब्द पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों की रुचि पर केंद्रित गतिविधियों का उपयोग करना, बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोलता है, एकल कार्य सत्र में अभ्यास समस्याओं की संख्या को कम करना, बिल्कुल सही है। निर्देशित शिक्षा अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय आवंटित करना, बिल्कुल सही। अगर शिक्षा निर्देशित कर रहा है तो उसके लिए समय आवंटित अतिरिक्त समय देना बहुत जरूरी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ये उपयुक्त नहीं है। क्या, केवल कठिन समस्या को निर्दिष्ट करना। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 3 आकृतियां, वृत्त, वर्ग और त्रिभुज दी हैं। उनमें वृत्त, वर्ग और त्रिभुज दी हैं। उन्होंने उनसे पूछा, इनमें से कितनी आकृतियां आधे गुणन के बाद समान रहेंगी। देखिए इसमें क्या बोला है कि आधे गुणन के बाद समान रहेगी। यहाँ पे क्या बात किया, आधे गुणन के बाद। वह विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित के बारे में अध्ययन कराना चाहती है। तो देखिए जहाँ घूर्णन यूज हो गया तो आपको ऑप्शन पढ़ने के पहले ऑप्शन समझ आएगा कि घूर्णन समिति के बारे में से बात कर रही है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसमें तो ज़्यादा कुछ समझने के लिए था नहीं। मतलब क्या होता है कि वो घूर्णन समिति के बारे में बताना चाह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बच्चा गणित की कक्षा में कहता है कि 5 बिंदु, 5 लड़कियां और 5 कंचे सभी संख्या 5 को निरूपित करती है। बच्चे संख्या के किस पहलू की ओर संकेत करता है। देखिए क्या बोला, 5 बिंदु, 5 लड़कियां और 5 कंचे किस की ओर संकेत कर रहे हैं। पहला क्या होता है, क्रम सूचकता की ओर। दूसरा क्या बोलता है, नामिक मान की ओर। तीसरा बोलता है गणनीयता की ओर। और चौथा बोलता है स्थानीय मान की ओर। तो देखिए यहाँ पे होता है, एक बच्चा जो होता है गणित की कक्षा में कहता है कि वो 5 बिंदु, 5 लड़कियां, 5 कंचे, तो सभी 5 को किससे निरूपित करती है,
तो बच्चा इसको गणितीय पहलू की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गणितीय पहलू की ओर संकेत कर रहा है। क्यों? क्योंकि गणित के रूप में है, तो किसको कह रहा है, गणितीयता को और संकेत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जून 2022 में बिजली की 1 मीटर में रीडिंग 263 यूनिट थी। अगले माह यह रीडिंग 234 यूनिट हो गई। यदि प्रथम 50 यूनिट के लिए विद्युत शुल्क 4 रुपये है तथा 51 से 50 यूनिट के बीच शुल्क 5 रुपये प्रति यूनिट है, तो जुलाई 2022 के लिए कुल विद्युत शुल्क क्या होगी। आप लोग ये क्वेश्चन को अपनी नोटबुक लिखिए और सॉल्व करिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, आपको क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए। देखिए, ट्रिक जो है एक लिमिट तक काम आती है, लेकिन उस ट्रिक के बाद क्या, ट्रिक को आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। जब तक क्वेश्चन को लॉन्ग पढ़ेंगे नहीं और जैसे जैसे बोला गया क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बड़े क्वेश्चनों को आप ट्रिक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। बोलता है जून 2022 में रीडिंग कितनी थी, 263 थी। ठीक है, मान लिए, तथा जुलाई 2020 में रीडिंग कितनी होगी, 345। तो जुलाई 2022 में बिजली खपत कितनी हो गई, तो 263 थी, तो और 345, तो 345 माइनस 263 कितनी हो गई, 82 यूनिट। ठीक है, मतलब 2022 में जून महीने में कितनी यूनिट हम जुलाई में कितनी यूनिट खपत होगी, 82 यूनिट हो गई। फिनिश क्या बोलता है, यदि प्रथम 50 यूनिट के लिए यदि प्रथम 50 यूनिटों के लिए विद्युत शुल्क 4 रुपये प्रति यूनिट है, प्रथम 50 के लिए। ठीक है, प्रथम 50 के लिए कितने हैं, 4 है। ठीक है, तथा 51 से 100 यूनिट के लिए यह शुल्क कितने हैं, 5 रुपये है। 51 से 60 कितना, देखिए 50 यूनिट के लिए कितनी होगी, 4 रुपये होगी। अब बची कितनी, इसमें 50 हटा देंगे कितनी बचेगी, 82 में 32। तो नेक्स्ट 32 के लिए कितनी बची, 32 के लिए कितनी है, 5 रुपये की। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख, क्वेश्चन इतना बड़ा था, लेकिन आपको सॉल्व करने में कितना मिला, 2 मिनट लगा। 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, मुश्किल 30 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इसमें समय लग रहा है। तो देखिए, 50 चौको 200 प्लस 32 पंचे 5 दूनी 10 की 0, सिलाइए 5 3 15 116 160, कितना आ गया, 360। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक खिलौना कार का मूल्य 35 रुपये है, एक केले का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे है, एक नोटबुक का मूल्य 25 रुपये है, तथा नींबू जूस के एक गिलास का मूल्य 12.5 रुपये है। यदि अरुण के पास 50 रुपये हैं, तो निम्नलिखित में से किस संयोजन के लिए उसके पास पर्याप्त धनराशि होगी। बच्चों, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए तो आपका 50 से 60% आंसर तो आपको पहले प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ आप क्या रहेगा, पेन और कलम चलाने की देरी रह जाएगी। तो देखिए, टोटल कितना रुपए है उसके पास, टोटल कितने रुपए हैं, 50 रुपये हैं। अरुण के पास टोटल कितने रुपए हैं, 50 रुपये हैं। तो क्या बोलता है, संयोजन, उसके पास पर्याप्त धनराशि है, मतलब किस संयोजन में, इतनी 4 चीज़ें खरीद रहा वो, 4 ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें से हर संयोजन में क्या उसके पास उतने रुपए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हो गया, माफ़ करिएगा। तो सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन को हम देखते हैं क्या बोलता है। पहला ऑप्शन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक नोटबुक का मूल्य कितना है, 25 रुपये है, तो हम क्या लिख दिए 25। फिर एक केले का मूल्य कितना है, 2.5 रुपये है, हम 2.5 रुपये लिख दिए। प्लस क्या बोला है, और जूस के 2 गिलास, जूस कहाँ है, नींबू जूस 2, तो कितना 12.5 रुपये का एक है, तो 12.5 रुपये का एक है, तो कितना बोला 2 गिलास, गुणे 2 कर दीजिए, कितना आ गया 25 प्लस 2.5 प्लस ये 12.5, दोनों क्या हो जाएगा, 12 में 24 एक 25, तो कितना हो 25 में 50, 52 रुपये हो गए। लेकिन उसके पास कितने हैं, 85 हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, एक खिलौना कितने का है, 35 रुपये का है। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं।
35 रुपये का है। फिर क्या बोलता है, एक खिलौना प्लस 2 केले। 2 केले कितने के हैं, 2.5 रुपये का एक केला है, तो 2 केले कितने हो गए, 5 रुपये के हो गए। प्लस एक नोटबुक, एक नोटबुक कितने की है, 25 की है, 25 तो कितना होगा ये, 35, 35, 45, 60, 65 रुपये का हो गया। ये भी क्या ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा गलत हो, क्यों, क्योंकि उस पास सिर्फ 85 ही रुपये हैं। ये वाला ज़्यादा हो गया, ये वाला भी ज़्यादा हो गया। तो नेक्स्ट 50 से ज़्यादा हो गए दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, नेक्स्ट ऑप्शन का तीसरा, एक नोटबुक कितने की है, 25 की है, लिख दिए। 2 केले कितने के हैं, 5 रुपये के हैं। और एक गिलास जूस कितने का है, एक गिलास जूस कितने का है, 12.5 रुपये का है, 12.5 रुपये का है। तो टोटल कितना हो गया, 25, 35, 40 तो 42, 42.5, 42.50। तो क्या होगा, ये अरुण के पास 50 रुपये हैं, तो बिल्कुल 50 रुपये में टोटल कितना खर्च हो रहा है, 42 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। ऑप्शन नंबर चौथा आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिकतम है। चलिए एक देखते हैं, ये अच्छा सवाल है, ये थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बोला है, क्षेत्रफल पूछा है सभी आकृतियों का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि भुजाओं 3 इकाई और 4 इकाई वाला आयत है। 3 भुजाओं, 3 इकाई और 4 भुजाओं वाला 4 इकाई वाला आयत, ठीक है। आयत पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या हम क्या लिखें, क्षेत्रफल निकालना सबका। तो क्या आयत पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या दिया होगा, 3 गुणी 4, 3 गुणी 4 बराबर कितना है, 12। फिर दूसरा क्या बोला है, वर्ग पूछा है, 3 भुजा वाला वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर कितनी है, भुजा इसकी 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, ठीक है। पहला क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला कितना था 12, दूसरा कितना है 9। तीसरा देखते हैं, कि वृत्त, तीसरा क्या बोला है कि 2 त्रिज्या वाला वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। पाई मतलब पाई की वैल्यू कितना हो गया, पाई की वैल्यू कितना हो गया 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितना दिया है 2। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 3.14 इंटू, तो 2 4, इसका गुणा करके कितना आ जाएगा, 4 6 16 6, यहाँ सिलाई 1, 4 कम 4 1 5, यहाँ सिलाई 1, 4 3 12, 12.5, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये कितना था 12, ये था 9, और ये हो गया 12.5। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि क्या पूछा है, वह एक समकोण त्रिभुज है। क्या पूछा है कि 3 इकाई 4 इकाई कर्ण को छोड़कर वाला समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2 गुणे आधार कितना है, आधार अपना 3 है, और ऊंचाई कितनी है 4 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना होता है 3 2 6, तो इसका कितना हो गया 6 हो गया। तो देखिए क्या बोला, किस आकृति का क्षेत्रफल अधिकतम है। यहाँ पे किसका है, ऑप्शन नंबर 3, तो 12.5 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निपुण भारत मिशन के अनुसार विद्यार्थियों के बीच मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रक्रिया को सराहा जा सकता है। निपुण भारत मिशन ये क्या है, एक निपुण भारत मिशन क्या है, एक प्रकार निपुण भारत मिशन के अनुसार क्या है कि विद्यार्थियों के मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए क्या है, एक प्रक्रिया है जिसको उसको सराहा जाता है, ठीक है। इसमें पहला क्या बोलता है कि कक्षा के माहौल को अवधारणाओं की खोज और दृश्यीकरण की भावना पैदा करने वाली होनी चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति की जो खोज के प्रति जो अवधारणा है और जो देखने की भावना है वो
एक प्रकार से क्या होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। मतलब कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए, हमें अब्दुल कलाम के बारे में बताना चाहिए, विवेकानंद के बारे में बताना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि उनकी सोचने और समझने की क्षमता, दूरदर्शिता की क्या होगी, क्षमता की भावना का विकास होगा। दूसरा क्या होता है, बच्चे को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाने के अवसर प्रदान करें, न केवल पाठ्य पुस्तक की समस्या को। बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जब तक अवगत नहीं कराएंगे तो उसका क्या होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, और मानसिक विकास नहीं होगा तो वो तर्कशील नहीं बन सकेगा। इसीलिए बच्चे को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना चाहिए, जिससे क्या हो सके, तर्कशील होना चाहिए। उसको अवसर प्रदान करने चाहिए, ना केवल कि आप उनको बोले कि आप सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ो, बुक पढ़ो, बस बुक ही पढ़ो। कि उनको सारी समस्याओं से अवगत कराओगे और फिर बोलोगे आप बुक पढ़ो, तो क्या होगा, उनका ज़्यादा विकास होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, निर्देश स्थानीय भाषा में दिया जाए। बिल्कुल सही। देखिए, आप कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो अगर आप जो पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको स्थानीय भाषा में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा तो आपका विकास उतना जल्दी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको किसी कंटेंट को आपकी स्थानीय भाषा के रूप में समझा दिया जाएगा तो आपका विकास बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये सही होगा। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, गणित की कक्षाओं में त्रुटियों की कोई स्थान नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत। अरे जब तक गणित ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें त्रुटियों की संभावना रहती ही है तो इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। तो ऊपर के 3 ऑप्शन सही, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित कला को समाहित करने का फायदा नहीं है। निम्नलिखित से कौन सी गणित कला को समाहित करने का फायदा नहीं है। पहले क्या बोलता है, दृश्यता की सहायता करना। दूसरा बोलता है गणित की वास्तविक दुनिया से जोड़ना। ये तो बिल्कुल ये समाहित करने में फ़ायदा है इनके। इसमें क्या बोला, ये ध्यान रखिएगा, ये टर्म नहीं है। ठीक है। तीसरे क्या बोलता है, सांस्कृतिक विरासत के लिए सम्मान पैदा करना। ये भी सही है। गणित में रटकर सीखने की सहायता करना, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 4, आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक गणित टेस्ट में कक्षा 5 के कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। ठीक है, नीचे दिए गए हैं, क्या है, 6, 1, 2, 8, 5, 0, 5, 5, 1, 9, 7, 8, 5, 0, 0, 8, 3, 8, 10, 10, 3, 4, इतना आपको क्या दिया है, विद्यार्थियों दिया हुआ है। तो बोला है कितने विद्यार्थियों ने 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, देखिए लिखते हैं कितने विद्यार्थी 5 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए, पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितना हो गया, 17। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित पैटर्न में अगली पंक्ति के दाएं और क्या संख्या होगी। तो आपको थोड़ा आवाज़ में समस्या होगी, उसके लिए आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा, यहाँ पे आवाज़ तेज़ हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोलता है, 1 + 3 4। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा बारिश चालू हो गई है तो आपको थोड़ा समस्या होगी। पहला ऑप्शन क्या रहता है, 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9, 1 + 3 + 5 = 16। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दाएं और क्या संख्या होगी। तो देखिए, आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है, 1 + 3, फिर क्या 5 बढ़ गया, फिर 7 बढ़ गया, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 से 25। आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोलता है, गुरुदेव प्राथमिक गणित कक्षाओं में से उपयोग हेतु गणित का एक किट विकसित करना चाहता है, उसे सम्मिलित करना चाहिए। पहला क्या बोलता है, दैनिक जीवन में उपयुक्त सामग्री। दूसरा क्या, उच्च परिष्कृत
साधन, तीसरा बोलता है केवल आईसीटी आधारित सामग्री, और चौथा बोलता है महंगे ठोस अमूर्त मॉडल। देखिए क्या बोलता है, गुरुति गणित कक्षा में उपयोग हेतु गणित का एक किट विकसित करना चाहते हैं, उसे सम्मिलित क्या क्या करना चाहिए। दैनिक जीवन उपयुक्त सामग्री, बिल्कुल सही। देखिए गणित में अगर आप दैनिक जीवन में जो सामग्री यूज हो रही है तो आपको उन्हें ही शामिल करना चाहिए, ठीक है। क्यों आता क्या है, दैनिक जीवन में उससे क्या होता है, जैसे इंच टेप हो गया, औजार बॉक्स हो गया, और ये सारी सामग्री क्या है, ये हम जो दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं, तो इन्हीं को अपने बैग में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामिति चिंतन के स्तरों के सही अनुक्रम को निरूपित करती है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, वैन हेले ने ज्यामिति चिंतन की किस प्रकार से रूपरेखा दी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। उन्होंने पहले दृश्यकरण दिया, फिर विश्लेषण दिया, फिर संबंध की समझ दिया, फिर औपचारिक निगमन दिया, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित शिक्षा की समानता के सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से निरूपित करता है, ठीक है। तो इसमें पहले समझना है क्वेश्चन को कि गणित शिक्षा की समानता के सिद्धांत क्या बोला, गणित शिक्षा की समानता के सिद्धांत को सर्वाधिक रूप से निरूपित करता है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, विद्यार्थियों की विविधता को महत्व देते हुए सभी के अधिगमन को बढ़ावा देना। दूसरा क्या बोलता है, वर्तमान समय में प्रत्येक स्कूल के लिए गणित के अध्यापक ने आईसीटी का उपयोग अति आवश्यक है। बिल्कुल, दूसरा तो गलत है, आपका दूसरा गलत है, अति आवश्यक नहीं है। तीसरा क्या होता है, अभिकलन कौशल वाले केवल कुछ मेधावी छात्रों की गणितीय तर्कता को विकसित कर पाते हैं। बिल्कुल गलत है, आप कुछ मेधावी थोड़ी होते, कई सारे लोग बच्चों की तर्कशक्ति बढ़ती है। चौथे क्या बोलते हैं, कक्षा 8 तक गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए। क्यों, क्योंकि 8वीं के बाद की जरूरत नहीं, सॉरी उसके बाद जरूरी नहीं क्या, 7वीं के बाद जरूरी नहीं है क्या, उसमें 10वीं 12वीं के बाद जरूरी नहीं है क्या, ठीक है ना। कक्षा क्या है, 12वीं तक गणित को अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए। तो इसमें क्या बोला, सर्वाधिक उपयुक्त रूप से निरूपित करता है। तो इसमें क्या है, आपको ऑप्शन नंबर पहला सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो क्या है, क्या बोला पहला नंबर कि विद्यार्थियों की विविधता को महत्व देने सभी को अधिगमन को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही है कि जब तक अधिगमन को बढ़ावा नहीं देंगे तो आपका अधिगमन पढ़ाना, तो विद्यार्थियों के महत्व और उसका क्या होगा, समानता के सिद्धांत को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए क्या होना चाहिए, अधिगमन को बढ़ावा देना चाहिए विद्यार्थियों को, ठीक है, विविध रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है जब कक्षा 2 के बच्चों को 38 लिखने के लिए कहा गया तब उसने 308 लिखा। गणित के प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के रूप में आप इस बच्चे को त्रुटि कैसे सुधारेंगे, मतलब कैसे सुधारेंगे आप इसको, मतलब वो 38 गया 308 लिख दिया, तो अब बच्चे को आप क्या बोलेंगे कि वह अपनी त्रुटि सुधार ले। पहला ऑप्शन क्या कहता है, अभ्यास के लिए समान उदाहरण प्रदान करेंगे। देखिए अगर समान उदाहरण आप प्रदान करेंगे तो क्या बच्चा सीख पाएगा, बार बार वही गलती करेगा, तो वो आप तो देंगे नहीं। पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा क्या बोलता है, स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करेंगे, ये ठीक लग रहा है। तीसरा क्या बोलता है, बच्चे को अपने सहपाठी के उत्तर नकल करने के लिए लिखते हैं, गलत। चौथा कहता है नकल करके लिखने के लिए कहकर, बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा क्या बोलता है, श्याम पट पर 1 से 40 तक गिनती लिखकर सही उत्तर को बताकर। देखिए इसमें क्या बोलता है कि गणित के प्राथमिक कक्षा शिक्षक के रूप में आप इस बच्चे को त्रुटि को कैसे सुधारेंगे। देखिए श्याम पट पर अगर हम 1 से 40 तक गिनती लिखेंगे तो ये भी कोई इसका सलूशन नहीं है। पहला ऑप्शन भी सलूशन इसका नहीं है, क्योंकि आप उसी तरह के उदाहरण देंगे तो क्या होगा, बच्चा गलती करेगा। तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा। तो दूसरा क्या बोलता है, स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करेंगे। देखिए गणित की जो प्राथमिक कक्षा की शिक्षा के रूप में क्या होगा, स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए क्या हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगी, त्रुटियां दूर होंगी। जैसे कि मान लीजिए क्या होगा, संख्याओं के माध्यम से स्थानीय मान की इकाई का महत्व बताया जाता है। देखिए स्थानीय मान में क्या होता है कि आप उसको बता सकते हैं, जैसे क्या 15 3 2, तो ये बोल सकते हैं कि 1 2 3 4, और बोल सकते इसके बाद जितनी संख्या हैं उतने शून्य लिखने हैं। तो आप क्या स्थानीय मान का महत्व बता के
आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, उनकी त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किताब हैंडबुक फॉर डिजाइनिंग मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन स्कूल NCERT 2005 की लेखक निम्नलिखित से कौन सा। इस क्वेश्चन का आपको सीधी सीधी याद रख लेना है, ये कई बार पूछा गया है। और आपका यह क्या है, हुकुम सिंह, राम अवतार एवं BP सिंह। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में खुले सिरे वाले प्रश्नों की विशेषता नहीं है। क्या बोला है, निम्नलिखित कौन सी गणित में खुले सिरे वाले प्रश्नों की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, केवल माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी। दूसरा बोलता है प्रयास और त्रुटि। तीसरा एक से अधिक उत्तर। और चौथा क्या है, समस्या समाधान कौशल को विकसित करना। तो देखिए, गणित में खुले सिरे वाले प्रश्नों की विशेषता प्रयास और त्रुटि, एक से अधिक उत्तर और समस्या समाधान कौशल को विकसित करता है। अतः विकल्प एक में क्या है, विकल्प एक में क्या है, खुले सिरे वाले प्रश्नों की विशेषता नहीं है। तो इसमें क्या है कि क्या पूछा है, विशेषता नहीं है, तो केवल माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आप अभी वीडियो को पूरा देखिए और जो समझ में ना आए उसको कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।